हाँ तो बेटा, आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारा जो यूनिट चल रहा था, थर्ड यूनिट चल रहा था, और थर्ड यूनिट का लास्ट में हमने किया था प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये वाला टॉपिक हमने क्लियर किया था लास्ट में। आज जो हम करने जा रहे हैं टॉपिक, इसका नाम है बैटरीज। ठीक है, बैटरीज की अगर बात करें, बैटरीज बेसिकली एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए, और एग्जाम में भी काफ़ी आता है। इसमें से डायरेक्ट सेल आते हैं कि व्हाट आर ट्राई सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स, लैक्रेंची सेल्स और लेड स्टोरेज सेल, इन सब के बारे में आता है। तो हम बात करने जा रहे हैं फर्स्टली बैटरीज के बारे में। ये बैटरीज क्या हैं, तो ध्यान रखना है, बैटरीज जो है दीज आर कम्बिनेशन फॉर्म of cells which are combined in सीरीज फॉर्म। ठीक है, बैटरीज की अगर बात करें, बैटरीज बेसिकली सेल्स का सीरीज कम्बिनेशन फॉर्म है। ओके, उनका सीरीज कम्बिनेशन फॉर्म है, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, पर्टिकुलरली बैटरी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब इनको हम कहने का मतलब ये है कि बैटरीज हमारे सेल्स, एक ही बात है, ऐसे भी बोल सकते हैं बैटरीज और सेल्स, क्योंकि सेल्स का कम्बिनेशन फॉर्म ही बैटरी है, नॉर्मल सी बात है, तो हम इनको सेल्स भी बोल सकते हैं। अब ये जो हमारे पास बैटरीज है, इनको दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, टू पार्ट्स में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। कितने टाइप्स के बेटा? टू टाइप्स। पहले हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल्स, प्राइमरी सेल्स कौन से होंगे? प्राइमरी सेल्स वो हैं जो कि नॉन रिचार्जेबल हो, मीन्स एक बार उनको यूज कर लिया और यूज करने पर वो हो गए डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज होने पर उनको दोबारा रीयूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो हो जाएंगे हमारे प्राइमरी सेल्स। ठीक है, दीज सेल्स आर नॉन चार्जेबल। ठीक है, एंड hence cannot be reused after discharge। ओके, ये ऐसे सेल है जो चार्जेबल नहीं होते, और एक बार वो डिस्चार्ज हुए तो उनको हम दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते हैं। दीज आर प्राइमरी सेल्स। एग्जाम्पल है इसके ड्राई सेल्स। इसके अलावा आता है ड्राई सेल्स, मरकरी सेल्स। मरकरी सेल्स ये इसके क्या हो गए बेटा? एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, वैसे ही हम बात करेंगे अब सेकेंडरी सेल्स की। सेकेंडरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स कौन से होंगे भाई? जिनका रीयूज किया जा सके। दीज सेल्स आर चार्जेबल आफ्टर डिस्चार्ज। ठीक है, hence they can be reused इस प्रकार इनको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं।
सेकेंडरी सेल्स वो सेल हैं जो चार्जेबल हों। चार्जेबल मतलब उनका रीयूज हो सकता है। क्लियर। इनके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज सेल्स, और आता है निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल्स। ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए? सेकेंडरी सेल्स के। दोबारा से देखिए, हम बैटरीज की बात कर रहे थे। बैटरीज एक्चुअल में क्या है? दीज आर द कम्बिनेशन फॉर्म ऑफ सेल्स, और जो कम्बिनेशन फॉर्म ऑफ सेल्स हैं वो एक्चुअली किस फॉर्म में कंबाइंस होंगे? सीरीज कम्बिनेशन फॉर्म में। ठीक है। और ये जो सेल्स हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी सेल। दीज आर दो सेल विच कैन नॉट बी रीयूज्ड आफ्टर डिस्चार्ज। अगर एक बार ये डिस्चार्ज हो जाए, इनको हम रीयूज नहीं कर सकते हैं। जैसे ड्राई सेल, मरकरी सेल, जैसे हमारे वॉचेज में सेल होते हैं। ठीक है। इसके अलावा वो जो वॉल वॉच होती है उनमें जो सेल्स होते हैं, रिमोट्स जो होते हैं, वो सेल्स जो हैं, ये सारे हमारे ड्राई सेल में आते हैं, प्राइमरी सेल्स में आते हैं। सॉरी, मतलब उनको एक बार रीयूज किया और दोबारा उनको चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर कुछ सेल्स ऐसे आते हैं अपने कैमरास वगैरह में जिनको यूज किया जाता है, वो ऐसे सेल है, थोड़े कॉस्टली होते हैं। वो एक बार उनको यूज कर लिया, उनको चार्ज भी कर सकते हैं। वो चार्जिंग वाले जो पार्ट है वो सेकेंडरी का पार्ट हो जाएगा। तो सेकेंडरी सेल्स हमारे वो होंगे जिनको जो एक बार डिस्चार्ज हो गए और डिस्चार्ज होने पर उनको चार्ज करके दोबारा रीयूज किया जा सके। जैसे कि लेड स्टोरेज सेल है, निकल कैडमियम सेल है, ये हमारे किस में आते हैं? सेकेंडरी सेल में। तो इससे आगे हम अगला पार्ट जो है इस यूनिट का, अब इसमें हमारे ड्राई सेल, मरकरी सेल को अलग अलग पढ़ना था, बट इस बार इसको सिलेबस से हटा दिया है। जो अब ये तो है हमारे पास बैटरीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, इनके जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनका ब्रीफली डिस्क्रिप्शन, पूरा ब्रीफली डिस्क्रिप्शन जो है, ठीक है, सारा कुछ था, बट अब की बार इनको सिलेबस से हटा दिया है। जैसे कि ड्राई सेल क्या है और मरकरी सेल क्या है, ये सब। तो अभी इस टॉपिक में इतना ही करना है। अब इससे आगे हमारे पास टाइम काफी कम है, तो इससे आगे हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वो जो टॉपिक है, दिस इज नस्ट इक्वेशन का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का, तो ध्यान रखना है। नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन से एक न्यूमेरिकल जरूर बनता है, तो आपको टॉपिक बड़े अच्छे से करना है ये वाला। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल यहीं से जरूर बनता है। ठीक है बेटा, तो देखना है नस्ट इक्वेशन। जो नस्ट इक्वेशन, नस्ट एक साइंटिस्ट का नाम था। इसने जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस यूज कर रहे थे लास्ट में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में 2 बीकर ले रहे थे, उसके रेस्पेक्ट में 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस यूज कर रहे थे, और डिफरेंट उन्हीं के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोड यूज किए जा रहे थे। तो उनके ऊपर ये नस्ट इक्वेशन दी गई है, और ये जो इक्वेशन है बेसिकली ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो आप इलेक्ट्रोड या रोड यूज कर रहे थे किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, वो और उसी के रेस्पेक्ट में वो सॉल्यूशन जिसमें उस रोड को डिप किया जा रहा था, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। कौन? नस्ट इक्वेशंस। डिफरेंस बोल रहे हैं या रिलेशनशिप बोल सकते हैं, चलो रिलेशनशिप बोलो, कि दिस बेसिकली गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो देखो दिस इक्वेशन, this equation gives the relationship between electrode potential and concentration of that electrolytic solution। ठीक है, in which electrode is dipped।
ठीक है, भाई मान के चलो हमारे पास ये रॉड था यहाँ, ये हम एक बीकर यूज कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल में, दूसरा बीकर यहाँ यूज कर रहे थे, ध्यान आया होगा आपको थोड़ा बहुत। इसके रेस्पेक्ट में यहाँ हम यूज एक रॉड यहाँ लगा रहे थे हम, एक रॉड ये हो गया और एक रॉड हम इसमें यहाँ यूज कर रहे थे, उसी के रेस्पेक्ट में ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और इनको हम अपर सर्किट के थ्रू कंप्लीट कर रहे थे, यहाँ की था और यहाँ लगा रहे थे हम एमीटर, ये एमीटर था, इसको मैंने इस तरह से सेकंड बीकर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में ये साल्ट ब्रिज यूज किया जा रहा था, यहाँ ये साल्ट ब्रिज था। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था। इस सेल में मैं बात कर रहा हूँ नस्ट इक्वेशन की। अब ये जो सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन, जैसे कि यहाँ मैं ले रहा था जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और उसी के रेस्पेक्ट में ये रोड कौन सी थी, जिंक रोड। वैसे ही यहाँ अगर बात करें हम, ये हो जाएगी कॉपर रोड और यहाँ हो जाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। वो भी कितने मोलर का ले रहे थे बेटा, 1 मोलर का। ये भी कितने था 1 मोलर का। ये सब हम पढ़ चुके हैं बाद में, मैं नेक्स्ट इक्वेशन समझाने जा रहा हूँ। तो अब जैसे कि मैंने ये रोड डिप कर रखी है, ये इस रोड का मतलब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसी के रेस्पेक्ट में जो सॉल्यूशन ले रखा है, जैसे कि जिंक रोड है और जिंक सॉल्यूशंस, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसकी कंसंट्रेशन हो गई, जैसे जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन। इन दोनों के बीच में जो नस्ट इक्वेशन है, इसने इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैलकुलेट किया है। जैसे कॉपर रोड है, कॉपर रोड और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर रोड, इस रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैलकुलेट किया है। किसने? नस्ट ने। ठीक है, तो नस्ट बेसिकली क्या बताएगा, ये एक्चुअल में रिलेशनशिप बताएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब इस रॉड की पोटेंशियल और उसी के रेस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन के बीच में। जिंक, जिंक सल्फेट, कॉपर, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, तभी ये मैथमेटिकली आपको क्लियर होगा। जैसे हम लेके चल रहे हैं लेट फोर रिएक्शन, मैं लिख रहा हूं यहाँ नीचे, दिस कैन बी understand, this can be understand as। इसको हम समझ सकते हैं किस तरह से, ध्यान से देखना बेटा। लेट फॉर ए रिएक्शन, मैं एक रिएक्शन लेट करके चल रहा हूं बेटा, Mn पॉजिटिव, ये ब्रैकेट में लिख दिया मैंने एक्वस। एक्वस मीन्स वाटर में आयंस फॉर्म हो रहे हैं, प्लस में Ne नेगेटिव और यहां दिखा दिया आपने M सॉलिड। ध्यान रखना है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल माने इसका मतलब क्या है, वैसे बताया ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सेल। तो यहाँ हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक ही मान के चलना है। तो यहाँ आपको रिडक्शन रिएक्शन लेनी पड़ेगी, मींस नेक्स्ट इक्वेशन जो अप्लाई होगी वो केवल रिडक्शन रिएक्शन पे ही अप्लाई होगी। अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको दे रखी है न्यूमेरिकल में या किसी भी सेल के अंदर, तो साइन चेंज करके हम उसको रिडक्शन में ले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं लेट करके चल रहा हूँ, जैसे हमारे पास एक रिडक्शन रिएक्शन है Mn पॉजिटिव प्लस Mn इक्वल्स टू M सॉलिड। ठीक है, अब इसके बाद में मैं नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन। अब नस्ट इक्वेशन किस तरह से है, नस्ट इक्वेशन किस तरह से दी गई है, जैसे ई सेल बताया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ई सेल, सेल कौन सा दे रखा है आपको, सेल दे रखा है Mn पॉजिटिव से, Mn पॉजिटिव से कहाँ कन्वर्जन हो रहा है, M सॉलिड में। तो यहाँ दिखा दिया मैंने M सॉलिड, यहाँ तो E के नीचे, यहाँ तो आपको सेल रिप्रेजेंट करना है कि सेल कौन सा है। ठीक है, E सेल इक्वल्स टू
यहाँ आ जाएगा ई नॉट सेल, ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेल कौन सा था, वही था हमारा एम एन पॉजिटिव टू एम सॉलिड माइनस में है आर टी अपॉन एन एफ। ठीक है, यहाँ आ जाएगा नेचुरल लॉग एल एन। अब इसके बाद में यहाँ आएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वो भी मोलर कंसंट्रेशन, मीन्स यहाँ आ जाएगा एम एस और अपॉन में आ जाएगा एम एन पॉजिटिव, एम एन पॉजिटिव। यहाँ दिखा दी मैंने ए क्यू। ए क्यू का मतलब क्या है बेटा, एक्वस। ठीक है, इस इक्वेशन पर नस्ट इक्वेशन अप्लाई की है मैंने। हमारे पास इक्वेशन रिडक्शन है, बताया है कि नस्ट इक्वेशन हमेशा रिडक्शन रिएक्शन पर अप्लाई होती है। तो रिडक्शन रिएक्शन मैंने लेट कर ली एक एम एन पॉजिटिव। रिडक्शन रिएक्शन कौन सी होगी, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव होगी, जैसा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन रिसीव किए जा रहे हैं, तो एम सॉलिड कन्वर्ट हो गया। तो ये सेल कौन सा है, ई। हमने बताया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशनशिप बताएगा। तो इस पर मैं नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका ई सेल। सेल कौन सा है, एम, ये है सेल एम एन पॉजिटिव टू एम एस सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है, तो एम एन पॉजिटिव टू एम सॉलिड लिख दिया मैंने ब्रैकेट के अंदर, इक्वल्स टू ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, मतलब एम एन पॉजिटिव टू एम एस माइनस आर टी अपॉन एफ एफ एन एफ। आर हमारे पास गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है, एफ फैराडे कांस्टेंट है, एल एन नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमने इस रिएक्शन पे नस्ट इक्वेशन लगाई, तो ये होगी मतलब ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां तक आ गई ना बात समझ में। अब आपको ध्यान रखना है जो ये एल एन ले रखा है, ठीक है, ये जो एल एन है इसकी वैल्यू कितनी होती है, मैं लिख रहा हूं यहाँ एल एन की वैल्यू इक्वल्स टू 2.303 लॉग के बराबर होती है। ठीक है, इस वैल्यू को मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं भाई, और मैं किस तरह से लिख सकता हूं उसको, और ये हो जाएगा आपका ई सेल एम एन पॉजिटिव टू एम एस सॉलिड इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, मैंने बताया है यहाँ एल एन को लॉग में ले जाना, क्योंकि हम लॉग की वैल्यू जानते भी हैं, एल एन की वैल्यू हमें इतना पता भी नहीं है, तो काफी डिफिकल्टीज होंगी एल एन में ले जाने में। अगर न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना है तो इसको हम लॉग में ले जाते हैं। तो एल एन जो है 2.303 लॉग के बराबर होता है, तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ 2.303 लॉग, तो ये हो जाएगा 2.303 आर टी, यहाँ लॉग आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। तो ध्यान रखना एल एन की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, होती ये वैल्यू है एल एन की वैल्यू, मैं इसको लॉग में ले जा रहा हूँ, और लॉग ये इतने लॉग के बराबर होता है, मतलब इतने मल्टीपल में आ जाएगा इन सब के। तो इस 2.303 यहाँ आ जाएगा, मल्टीपल को मैं क्यों ना आगे ले जाऊं, एक ही बात है फिर भी। तो ये आ जाएगा आपका 2.303, इसकी जगह ले जा रहा हूँ बेटा, आर टी ऑलरेडी है अपॉन में एन एफ ऑलरेडी है, बट यहाँ एल एन की जगह क्या दिखा दूं मैं, लॉग 2.303 आएगा ना आगे। आगे मैंने इसको यहाँ आगे लिख लिया, मल्टीपल में ही था, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और यहाँ जो ध्यान रखना है, ये जो है ये हमें एक प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन दिखा रखी है। ध्यान रखना है जो स्क्वायर ब्रैकेट आप यूज कर रहे हो, ये क्या डिनोट करता है, मोलर कंसंट्रेशन, मींस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एम एस अपॉन में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एम एन पॉजिटिव। तो ये जो एम एस है प्योर सॉलिड है, एम एस का मतलब क्या है यहाँ पर, प्योर सॉलिड। तो किसी भी प्योर सॉलिड की या प्योर गैस की या प्योर लिक्विड जो है उसकी मोलर कंसंट्रेशन यूनिटी होती है हमेशा, ये ध्यान रखना है। समझ में आ रही है, मीन्स मैं यहाँ लिख रहा हूं ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एम एस इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ अगर ये 1 है तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन, ये आ जाएगा एम एन पॉजिटिव
अब ब्रैकेट में दिखा देंगे एक्वस। आगे बात समझ में नहीं आई, ध्यान रखना है। ये जो नेक्स्ट इक्वेशन हम लास्ट में अप्लाई कर रहे थे इस इक्वेशन पे, वो तो हमारी निकल के आई थी ये वाली। इस इक्वेशन के लिए ये एम सेल इक्वल्स टू ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल लिख रखा है मैंने नीचे, मतलब जिसमें कि एम एन पॉजिटिव टू एम एस सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है, माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन एम एस अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब जो एल एन होता है वो 2.303 लॉग के बराबर होता है, तो इस एल एन को तो मैं इसमें कन्वर्ट कर लिया 2.303 लॉग, और सारी वैल्यूज एग्जैक्ट एज इट इज है। इसके अलावा जो ये वाला है एम एस जो है ये प्योर सॉलिड की मोलर कंसंट्रेशन है। अब इस किसी प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड या प्योर गैस की मोलर कंसंट्रेशन अगर कैलकुलेट की जाए तो वो हमेशा कितनी ली जाती है बेटा, यूनिटी ली जाती है, 1 होती है। तो इसको मैंने इस वाली वैल्यू को भी कहा लेगा 1 पुट कर लिया, और सारा एग्जैक्ट एज इट इज है। मतलब एल एन को तो लॉग में ले गए और एम एस को हम क्या पुट कर लिए, 1 पुट कर लिया, सारी वैल्यू कैसी है एज इट इज है। तो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन हो गई, और थोड़ा ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन कंप्लीट है। अगर इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो वो हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने डायरेक्ट ई सेल लिख लिया, ई सेल भी ना लिखा के हम इस तरह से लिख सकते हैं ई नॉट एम एन पॉजिटिव टू एम एस, इस तरह से लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये मैंने ई सेल शॉर्ट में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है बेटा। इसको थोड़ा अगर और सिंप्लीफाई हम करना चाहें तो उसको हम और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। पहले मैं वैल्यूज बता देता हूँ, ये जो ई सेल क्या है, ई नोट सेल क्या है, ये सब वैल्यू हम ये सब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ई एम एन पॉजिटिव टू एम एस, ध्यान रखना है ये जो मैं वैल्यू रखी हुई है एम एन पॉजिटिव टू एम एस, ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेल कौन सा है आपका। तो इसकी जगह मैं सेल भी रख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई सेल भी लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, ई नोट एम एन पॉजिटिव टू एम एस। ई नोट लगा हुआ, नोट किसको डिनोट करता है, स्टैंडर्ड को, स्टैंडर्ड वैल्यू को। तो इसको मैं लिख सकता हूं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, ठीक है बेटा। ई सेल ई नोट सेल, आर क्या है, आर है इसमें गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इनवर्स, ठीक है। ये सभी को आपको सभी न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू आपको कांस्टेंट पुट करनी है 8.314। इसके अलावा है टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। ये होता है एक्चुअल में 298 केल्विन के बराबर। अगर किसी न्यूमेरिकल में टी की वैल्यू दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दे रखी तो आपको कितना यूज करना होगा 298 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ठीक है बेटा। इसके बाद में आता है एफ, दिस इज फैराडे कांस्टेंट, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट कितना होता है 96550 कूलम के बराबर। ये वैल्यू आपको कांस्टेंट पुट करनी है। एन की वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बताएगा। मैं मान के चलो आपके पास ये रिएक्शन है, जैसे जेड एन सॉलिड से कन्वर्जन हो गया जेड एन टू पॉजिटिव प्लस में 2e नेगेटिव, तो यहाँ इस जिंक जो है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है 2, मीन्स यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और सारी वैल्यूज कांस्टेंट। ई नोट तो डिनोट करेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आर गैस कांस्टेंट दिस इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इनवर्स, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर 298 केल्विन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जैसे हमने जिंक के केस में बताया था, जिंक कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव लूज करता है वाटर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ एन की वैल्यू दिखा देंगे आप 2। और जो एफ है, एफ क्या डिनोट करता है बेटा फैराडे कांस्टेंट, ये वैल्यू भी आपको कांस्टेंटली पुट करनी है। अब ये सारी वैल्यूज जो है
जैसे आर की, टी की, एन की, एफ की, और ये सारी वैल्यूज हम पुट करके थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा, ठीक है। और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगी हमारी ये इक्वेशन है नेस्ट इक्वेशन, हालांकि यहाँ तक भी आपकी बिल्कुल ठीक है, हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका सिंप्लीफाइंग लास्ट इक्वेशन। तो यहाँ क्या थी आपकी, मैं सेल लिख रहा हूं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी थे ना, आर की वैल्यू क्या था बेटा, ई सेल, ये रहा ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस सेल लिख रहा हूं मैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर टी और एन एफ की वैल्यू मैं पुट कर दूं। आर की वैल्यू कितनी बताओ, आर की वैल्यू यहाँ 8.314, ठीक है। यूनिट भी लिखना चाहे तो लिख सकते हो, नहीं बाद में यूनिट लिख देना। आर टी की वैल्यू कितनी है 298 केल्विन, ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन में एन एफ। एन की वैल्यू आप वैसे लिख दो यहाँ, ठीक है। और एफ फेराडे कांस्टेंट कितना था 96500 कूलम के बराबर। ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन में एन एफ, यहाँ क्या आएगा लॉग, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन, ये आ जाएगा आपका एम एन पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। इतना ही तो था बेटा भाई, वो वैल्यूज हमने पुट कर दिए यहाँ पर। आर की वैल्यू, टी की, एन की तो हमने पुट करी नहीं, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा थोड़ी ना रखे, एन नहीं है यहाँ तो इस इक्वेशन के लिए तो सॉल्व कर लेते इसको। एफ की वैल्यू फेराडे कांस्टेंट, और सारी वैल्यूज हमने कांस्टेंट रख ली। और इसके मल्टीपल में भी तो था, लॉग से पहले वो भी तो था 2 पॉइंट, ध्यान रखना। इसके मल्टीपल में वो भी तो था, क्या आया था बेटा 2.303, इसको भी तो मल्टीपल करना है। और यहाँ हम लिखा सकते हैं 2.303, ये भी इनके मल्टीपल में ही है, ध्यान रखना है, ठीक है भाई। आर टी के मल्टीपल में था भी तो ये भी तो सही 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, तो ये मैं लिख रहा हूँ, वो मैं भूल गया था। ये 2.303 हमने यहाँ लिख लिया, 2.303 मल्टीपल में आर टी एन एफ, लॉग ऑफ 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में, इस सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद में आपका जो रिजल्ट निकलेगा लास्ट में, ध्यान रखना, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0 पॉइंट, क्या आएगा बेटा 0.059 अपॉन में यहाँ आ जाएगा n, ठीक है। ये आ जाएगा log ऑफ 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव। ये आपका फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा लास्ट में। बेटा आ गई बात समझ में नहीं आई है? ये आपकी नस्ट इक्वेशन क्लियर हो चुकी है। अब देखो वहां जो नस्ट इक्वेशन थी वो थी ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारी एक्चुअल में नस्ट इक्वेशन थी लास्ट में, ये वाली, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन के लिए थी, इस इक्वेशन के लिए। इस इक्वेशन में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये वैल्यूज हैं इन वैल्यूज को मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, एफ की वैल्यू और एल एन को मैं लेके लॉग में, और ये सब वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में, और एम एस को तो मैंने यूनिट पुट करना है, 1 पुट करना है, ठीक है। तो 1 अपॉन में तो रहेगा ये एम एन पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ जो हमारे पास वैल्यूज आर टी एन एफ की वैल्यू पुट करने के बाद में, कैलकुलेट करने के बाद में, ये वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी 0.059 अपॉन में एन, लॉग ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एम एन पॉजिटिव। ये आपकी इस इक्वेशन के लिए नेक्स्ट इक्वेशन कंप्लीट है। अगर मैं सिमिलरली इसी एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना है। अब जैसे ये हाफ सेल था हमारे पास, हाफ रिडक्शन सेल था, हाफ रिडक्शन सेल पे हमने नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई की थी। अब वैसे ही मैं फुल रिडक्शन सेल पे भी नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। अभी हाफ सेल का एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ भाई। मान के चलो आपके पास एक एग्जांपल है, ये है आपके पास Cu2 पॉजिटिव, यहाँ एक्वस दिखा दिया, ठीक है, प्लस में
यहाँ आ गए 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ क्या दिखा देंगे हम Cu सॉलिड। अब मैं कहने लगूँ बेटा इस पर नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके दिखाओ, तो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल ऊपर वाली इक्वेशन की तरह हम दिखा सकते हैं। सेल हमारा कौन सा है, Cu2 पॉजिटिव टू Cu सॉलिड, तो यहाँ तो मैं दिखा सकता हूँ। देखिए यहाँ ई सेल, देखिए यहाँ दिखा सकते हैं हम ई सेल, बिल्कुल ऊपर जैसे कि जैसा, ठीक है, इक्वल्स टू ई नॉट सेल। सेल तो हमें पता है कौन सा है बताओ, Cu2 पॉजिटिव टू Cu सॉलिड, ई नॉट सेल माइनस यहाँ जाएगा 0.059, कांस्टेंट आएगी ये वैल्यू सभी में, ठीक है, सभी हाफ रिएक्शंस के लिए। अब इसमें n की वैल्यू देखो, n कितने लग रहे हैं आपको, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो रहे हैं ड्यूरिंग द रिडक्शन रिएक्शन, तो यहाँ n की वैल्यू आप डायरेक्ट कितना पुट कर सकते हैं, 2। वहां तो n इलेक्ट्रॉन थे उस इक्वेशन में, तो वहां n लिखा था, तो यहाँ आ जाएगा लॉग ऑफ ये आ जाएगा 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब आयनिक कंसंट्रेशन दिखा देंगे। तो आयनिक कंसंट्रेशन यहाँ Mn पॉजिटिव सी और यहाँ कौन सी है Cu2 पॉजिटिव, तो यहाँ दिखा देंगे कंसंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव की जगह यहाँ क्या दिखा देंगे Cu2 पॉजिटिव। ये इस इक्वेशन के लिए नेक्स्ट इक्वेशन बिल्कुल उसी तरह से यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम हाफ सेल पे नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इससे आगे हम जो अगला टॉपिक करेंगे इसकी कुछ एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस भी आपको ध्यान रखनी है। देखो नेक्स्ट इक्वेशन की कुछ एप्लीकेशंस है वो मैं बताने जा रहा हूँ। एप्लीकेशंस ऑफ नेक्स्ट इक्वेशंस, पहले तो बताया था नेक्स्ट इक्वेशन बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है। हमने नेक्स्ट इक्वेशन भी अप्लाई करके देख ली इक्वेशंस के लिए। अब मैं बात कर रहा हूं उनकी एप्लीकेशंस की, नेक्स्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन कौन कौन सी है। तो देखो इट बेसिकली कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल, ये बेसिकली क्या करता है, सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करता है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करा के दिखाता है, ठीक है। इससे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, कहाँ एप्लीकेबल हो रहा है, क्या किसके लिए एप्लीकेबल हो सकता है ये, तो इट बेसिकली कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाफ सेल, ये बेसिकली हाफ सेल की कंसंट्रेशन के कैलकुलेशन में भी यूज हो सकता है। इससे हम हाफ सेल का कंसंट्रेशन, हाफ सेल जो होगा उसकी हाफ सेल में कंसंट्रेशन मेजरमेंट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ नेक्स्ट इक्वेशंस, ठीक है। इससे आगे हम कंप्लीट सेल पर नेक्स्ट इक्वेशन बताएंगे, समझाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे बेटा। आज के लिए बस आपको इतना ही करना है, ठीक है, ठीक है बेटा। अगर अभी भी कोई भी किसी भी तरह का डाउट है आपको तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप डाउट डाल सकते हैं, वो आपका क्लियर किया जाएगा बेटा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटा। ओके बेटा।